हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर। आपको अपना यूट्यूब चैनल ट्रिकी बाय विश गुप्ता में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं 11th क्लास का हिस्ट्री इतिहास का मॉडल सेट पेपर 2 लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, यह मॉडल सेट इतिहास का आप लोग का 27 जून को 2 बजे से होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं सेट 2 का वायरल प्रश्न उत्तर सहित क्वेश्चन का सॉल्यूशन। दोस्तों, इसीलिए आप इस चैनल पर बने रहिएगा और हो सके तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, यह मॉडल सेट है। यहां पर देख लीजिए, यह वर्ग 11 क्लास का है और यहां पर देखिए सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 का मॉडल सेट 2 है। इसमें टोटल 19 क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पर आपको अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। इस तरह से आपको दिए हुए रहेंगे, उसका आपको आंसर देना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। देख लीजिए, ये आपको एग्ज़ाम में 70 से 80% इससे सेट से पूछा जाएगा। दोस्तों, इसीलिए आप टोटल इस सेट को देख लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं आप लोग को टर्म 2 की पढ़ाई नहीं हुआ है। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से आपको 5 का उत्तर देना है। दोस्तों, तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, मार्टिन लूथर द्वारा 15वें थीसिस की रचना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1517 ईस्वी में। मार्टिन लूथर द्वारा 5वें थीसिस की रचना कब हुई थी? तो इसकी रचना 1517 ईस्वी में किया गया था। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि ये 1517 ईस्वी में किसकी रचना की गई थी, तो इसको बता सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इग्नेशियस लोयसा ने सोसाइटी ऑफ जीन्स नामक संस्था की स्थापना कब की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1540 ईस्वी में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, किस पेड़ के नाम पर ब्राज़ील देश का नाम पड़ा? किस पेड़ के नाम पर ब्राज़ील देश का नाम पड़ा? तो यहाँ देखिए, ब्राज़ील वुड, अर्थात ब्राज़ील वुड के नाम पर ब्राज़ील देश का नाम पड़ा है। ब्राज़ील मतलब होता है और वुड मतलब होता है लकड़ी, अर्थात पेड़। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनका सभ्यता की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कुस्को या कुसजो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच में हुआ था। कौन सी क्रांति? तो ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति हुआ था। किसके लिए हुआ था? तो उद्योग और आर्थिक व्यवस्था का जो स्थानांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति के नाम से पुकारा जाता है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन 6 है, लुडिजमा आंदोलन कब हुआ? तो लुडिजमा आंदोलन सन 1811 से 1817 के बीच इंग्लैंड में हुआ था। इस आंदोलन का नेतृत्व जनरल नेटलुड ने किया था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन है, आधुनिक चीन के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा माओ त्से तुंग। इसके बाद हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। ये आपके लिए 7 क्वेश्चन रहेंगे, जिनमें से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो क्वेश्चन हमारा 8 है, पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चर्च द्वारा जारी दस्तावेज जो व्यक्तियों को उसकी सभी पापों से मुक्त दिला सके उसे पाप स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज कहते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो हमें पाप से मुक्ति दिलाता है उसी को नाम यहाँ पर रख दिया गया है पाप
स्वीकारोक्ति नामक दस्तावेज के नाम से जाना जाता है। अर्थात जो हमें चर्च द्वारा जो दस्तावेज प्राप्त होता है या व्यक्तियों को पापों से मुक्त कराया जाता है, इस तरह से इसको हम डिफिनेशन लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एज़टेक और मेसोपोटामिया लोगों की सभ्यता की तुलना कीजिए। अर्थात एज़टेक और मेसोपोटामिया लोगों की सभ्यता की तुलना करना है। तो चलिए यहाँ देखते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता इराक में विकसित हुई थी, जबकि एज़टेक सभ्यता अमेरिका में विकसित हुई थी। पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद दूसरा का पॉइंट हम लोग बता सकते हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग, मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोग कृषि और पशु दोनों जानते थे, परंतु एज़टेक सभ्यता के लोग कृषि जानते थे परंतु पशु पालन नहीं जानते थे। अर्थात मेसोपोटामिया में कृषि और पशुपालन दोनों जानते थे, जबकि एज़टेक सभ्यता में लोग कृषि जानते थे, पशु पालन नहीं जानते थे। इसके बाद तीसरा का पॉइंट हो जाएगा, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कांस्यकालीन सभ्यता में हुआ था, जबकि एज़टेक सभ्यता का विकास ऐतिहासिक युग में हुआ था। इस तरह से हम लोग तीसरा का पॉइंट लिख सकते हैं। मेसोपोटामिया में कांस्यकालीन सभ्यता है, जबकि यह ऐतिहासिक युग सभ्यता है। इसके बाद चौथा पॉइंट हो जाएगा, मेसोपोटामिया और एज़टेक दोनों सभ्यता में शिक्षा का विशेष महत्व दिया गया। अर्थात मेसोपोटामिया और ये दोनों सभ्यता में शिक्षा का महत्व दिया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, किन कारणों से स्पेन और पुर्तगालों ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर के पार जाने का साहस किया? क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित कारणों से स्पेन और पुर्तगालों ने 15वीं शताब्दी में सबसे पहले अटलांटिक महासागर के पार जाने का साहस किया। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, अन्य देशों में स्पेन और पुर्तगालों के लोग ईसाई धर्म प्रचार प्रसार करना चाहते थे। इसके बाद दूसरा का पॉइंट हो जाएगा, अर्थात वे लोग अपने प्रचार प्रसार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक अर्थात अंटार्कटिक महासागर को पार किया। दूसरा का पॉइंट हो जाएगा, विभिन्न देशों के साथ वे व्यापार करना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने साहस किया, पार जाने का साहस किया। इसके बाद तीसरा का पॉइंट हो जाएगा, उन्हें पता चल गया कि समुद्री यात्राओं माध्यमों से ही दुनिया के अनजान देशों से संपर्क हो सकता है। तीसरा का पॉइंट हमारा बता रहा है कि उन्हें पता चल गया कि समुद्री यात्राओं अर्थात समुद्री यात्राओं से से ही दुनिया के अनजान देशों से संपर्क बनाया जा सकता है। अर्थात संपर्क बनाने के लिए उन लोगों ने अंटार्कटिक महासागर पार करने के साहस किया। इस तरह से 3 पॉइंट हम लिख सकते हैं। पहला हमारा हो गया, साहस के लिए हमको क्या करना है, तो इस तरह से लिखिएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, नहर और रेलवे परिवहन के सापेक्षित लाभ क्या क्या है? अर्थात इससे हमको क्या क्या लाभ है, नहर से और रेलवे परिवहन से हमें क्या क्या लाभ है उसके बारे में लिखना है। तो नहर तथा रेलवे परिवहन के सापेक्षित लाभ निम्नलिखित है। अर्थात सबसे पहले हम लोग नहर के बारे में देखेंगे, सापेक्षित लाभ, इसके बाद रेलवे परिवहन से संबंधित सापेक्षित लाभ जानेंगे। तो नहरों द्वारा खानों से कोयले और लोहे जैसे भारी पदार्थों को कारखाने ले जाना काफ़ी आसान हो गया। अर्थात तो नहरों द्वारा खानों से कोयले और लोहे को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में आसान हो गया, जबकि नहरों द्वारा माल का आयात और निर्यात सबसे सस्ता साधन हो गया। इसके बाद तीसरा का पॉइंट है, बड़े बड़े नगरों को जब इन नहरों से मिल गया तो शहरवासियों को सस्ता परिवहन भी उपलब्ध हो गए। इस तरह से हम 3 पॉइंट लिख सकते हैं, नहरों के सापेक्षित लाभ को बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं रेलवे परिवहन के सापेक्षित लाभ, अर्थात रेलवे परिवहन के सापेक्षित लाभ क्या है उसके बारे में हम लोग डिटेल से यहाँ जानते हैं। तो इसका नंबर 1 हो जाएगा, रेल परिवहन से
पूर्व यात्रियों को नहरों में यातायात के साधनों से यात्रा करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उन्हें इन परेशानियों से छुटकारा मिल गया। अर्थात जैसे नहरों से जो यात्रा करते थे उनको साथ अब यातायात के साधनों के साथ उनके साथ अब अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ जो हो रही थी उसको छुटकारा इनसे मिल गया। इसके बाद दूसरा का पॉइंट है, रेल संचार का सबसे सस्ता और सरल साधन है। इससे लोगों को यात्रा करने में आराम हो गया है। अर्थात रेल परिवहन से कहीं भी देश विदेश जाने में यह बहुत ही आसान होता है, सरल माध्यम है, सस्ता भी है। इसका प्रयोग गरीब या अमीर कोई भी कर सकता है, इसमें कम पैसा भी लगता है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, मेजी पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं? तो मेइजी पुनर्स्थापना 19वीं सदी के जापान से घटित एक घटनाक्रम था जिसे जापान के राजनीतिक और सामाजिक वातावरण में महत्वपूर्ण बदलाव लाए, जिनसे जापान तेजी से आर्थिक, औद्योगिक और सैन्य विकास की ओर बढ़ने लगा। इस क्रांतिकारी ने जापान के एडो काल का अंत किया और मेजी कालों को आरंभ किया। अर्थात हम कह सकते हैं मेजीकरण। मेजी अर्थात पुनरावृत्ति क्या है? तो 19वीं सदी से जापान में एक घटना है जिससे राजनीतिक और सामाजिक वातावरण बदल गया और इससे बदलाव होने से तेज़ी से बदलाव होने के कारण जो परिवर्तन हुआ उसी को कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है। क्वेश्चन यहाँ बताया जा रहा है 1921 ईस्वी की चीनी क्रांति का क्या कारण थे? तो यहाँ मुख्य कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, मंचू राजस्व की दुर्बलता। 300 वर्ष से शासन करते आ रहे मंचू राजस्व का दुर्बलता राजवंश था। जनता इसके शासन को चीनी यात्रा का विदेशी द्वारा शोषण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायित्व मानते थे। इस तरह से हम लोग इसका पॉइंट को लिख सकते हैं। ये हमारा पहला पॉइंट था। इसके बाद दूसरा का पॉइंट है पाश्चात्य जगत से संपर्क। चीनी विद्यार्थियों द्वारा यूरोप, अमेरिका, जापान में जाकर ज्ञान प्राप्त करना, चीन वापस लौटकर चीन की शिक्षण संस्थाओं आदि में नौकरी करने से वहाँ पाश्चात्य विचारधाराओं को प्रसार हुआ एवं इन सभी तत्वों ने चीन में राजनीतिक उथल पुथल मचा दी। इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद तीसरा का पॉइंट है चीन का आर्थिक दुर्दशा। चीन की आबादी तेजी से बढ़ रही थी किंतु सरकार उसके भोजन के इंतजाम करने में असमर्थ थी। देश में जो खाद्य सामग्री उत्पन्न होती थी वह जनता के लिए पर्याप्त नहीं थी। यह इसका तीसरा का पॉइंट हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं चीनी यात्रा आर्थिक की स्थिति उसका दयनीय हो गया। किस कारण हुआ? तो जनसंख्या बढ़ने के कारण उनको खाने वाले पदार्थों की कमी होने लगी, इसीलिए जनता असमर्थ, पर्याप्त नहीं था सामग्री, इसके चलते जनता असमर्थ हो गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लिख सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, पहला पॉइंट हो गया, उसी तरह से दूसरा पॉइंट, इसके बाद तीसरा पॉइंट। आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा। और हाँ, जो ब्लैक आपको नज़र आ रहा है ब्लैक से, जैसे देखिए यहाँ पुनर्जागरण के प्रमुख प्रभाव को उल्लेख कीजिए, तो इसका आंसर लिखेंगे तो हम मिडिल में लिखेंगे और ब्लैक पेन से लिखें पूर्ण जागरण के प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित है। इसको हम लोग ब्लैक पेन से लिखेंगे और इसके बाद जो भी पॉइंट लिखना होगा ब्लू पेन से यूज करेंगे। इसका पहला पॉइंट हो जाएगा नए नगरों तथा वर्गों का विकास। व्यापारिक व्यापार के कारण कई देशों में बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ। नए नगर शिक्षा विद्या का केंद्र थे। इसके बाद दूसरा का पॉइंट हो जाएगा साहित्यात्मक एवं वैज्ञानिक प्रभाव। पुनर्जागरण के समय कई विद्वानों ने साहित्य में भी वृद्धि की। विज्ञापन तथा साहित्य का कई ग्रंथ लिखे गए। कई वैज्ञानिक उपकरणों का आविष्कार हुआ। इसके बाद तीसरा का पॉइंट है अंधविश्वास एवं अज्ञानता का विनाश। अर्थात इसके अंतर्गत अंधविश्वास और
अज्ञानता का विनाश हुआ। इसके बाद चौथा पॉइंट है नवीन स्थानों की खोज। इसके बाद पांचवा पॉइंट यहाँ पर बताया गया है पूर्ण जागरण काल में यूनानी लैटिन कलाओं का प्रसार हुआ। अर्थात कह सकते हैं पूर्ण जागरण काल में यूनानी लैटिन कलाओं का प्रसार हुआ। इस तरह से हम तीसरा पॉइंट, इस तरह से पांचवा पॉइंट को बता सकते हैं। ये हमारे पूर्ण जागरण के प्रमुख प्रभाव का उल्लेख हम इस प्रकार से कर सकते हैं। ये हमारा टोटल क्वेश्चन 14 हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको इसमें टोटल क्वेश्चन 5 रहेंगे, जिनमें से आपको 3 क्वेश्चन को उत्तर लिखना है। ये आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो इसका 15वां क्वेश्चन हमारा है धर्म सुधार आंदोलन का क्या प्रभाव है। क्वेश्चन है धर्म सुधार आंदोलन का क्या प्रभाव है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, अर्थात इसका 5 नंबर आपको मिलेगा। 3 क्वेश्चन बनाना है, अर्थात 5 तिहाई 15 नंबर का आपको सवाल बनाना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ है धर्म सुधार आंदोलन क्या है, क्या प्रभाव है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे इस तरह से। यहाँ देखिए दिया हुआ है आप लोग को 5 पॉइंट आपको इस तरह से लिखना है। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट राजनीतिक परिणाम। पहला पॉइंट है राजनीतिक परिणाम। इसके अंतर्गत इसने यूरोप में राष्ट्रवादी की भावनाओं को प्रोत्साहन किया और राजाओं को निरंकुश संता को मान्यता दे दी। फ्रांस और स्पेन को छोड़कर यूरोप के अधिकांश देशों में प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना हुई। कैथोलिकों तथा प्रोटेस्टेंटों के बीच धर्म के स्थापना पर 30 वर्षीय युद्ध हुआ। 30 वर्षीय युद्ध हुआ, अर्थात 1618 से 1648 तक के युद्ध हुआ। अर्थात लगभग यह युद्ध 30 वर्ष तक चला। इस तरह से हम लोग राजनीतिक परिणाम को बता सकते हैं। इसके बाद धार्मिक परिणाम, अर्थात धर्म के आधार पर क्या हुआ उसके बारे में यहाँ बताना है। तो इस आंदोलन ने यूरोप के ईसाइयों देशों की एकता नष्ट कर दी। ईसाई जगत अर्थात शब्द का नामो निशान मिट गया। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, उत्तरी जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड ने कुछ देश रोम के चर्च से अलग हो गए। यूरोप में धार्मिक सहानुभूति और वैश्विक नैतिकता का उदय हुआ। ईसाई धर्म में 3 संप्रदायों का जन्म हुआ। लूथर का संप्रदाय, लूथेरियन, जयूलिया को समुदाय, बिगलियन और काल्विन का संप्रदाय, प्रेस्बिटेरियन इत्यादि। इसके बाद यहाँ तीसरा पॉइंट हो जाता है आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम के अंतर्गत इस आंदोलन ने यूरोप की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया। रोमन चर्च के सुगदखोरी को अनैच्छिक और अधार्मिक बताया था, लेकिन प्रोटेस्टेंट संप्रदाय ने इसे कानूनी घोषित कर दिया। इससे यूरोप में पूंजीवादी का विकास और व्यापार में वृद्धि हुई। इसके बाद चौथा पॉइंट है राष्ट्रीय भाषा एवं साहित्य का विकास। धर्म सुधार आंदोलन ने राष्ट्रीय भाषा तथा साहित्य के विकास को प्रोत्साहित किया। लूथर ने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में करके लैटिन भाषा के महत्व को कम कर दिया। अब धार्मिक साहित्य राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवादित तथा प्रकाशित होने लगा। इसके बाद 5वां पॉइंट है धर्म सुधार विरोधी आंदोलन। धर्म सुधार विरोधी आंदोलन। आंदोलन ने धर्म सुधार को जन्म दिया। इस धर्म सुधार विद्रोही आंदोलन के फलस्वरूप कैथोलिक धर्म में अनेक सुधार किए गए। रोमन चर्च के दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया गया, इससे प्रोटेस्टेंट
धर्म की प्रगति रुक गई। इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन का एक महत्वपूर्ण घटना थी। उसने यूरोप के राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन को प्रभावित किया। वास्तव में पूर्ण जागरण और धर्म सुधार आंदोलन विश्व इतिहास की युगांतरकारी घटनाएं सिद्ध हुई। इसके साथ ही धर्म युग का अंत हुआ और आधुनिक युग का आगमन हुआ, अर्थात मध्य युग का अंत हुआ और आधुनिक युग का आगमन हुआ धर्म सुधार के अंतर्गत। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 15 का धर्म सुधार का आंदोलन के प्रभाव को 5 पॉइंट के द्वारा दर्शा सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा हुआ है, ऐसी कौन सी कारक थे, क्वेश्चन है, ऐसी कौन से कारक थे जिनसे 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौचालन की सहायता मिली। तो इसका आंसर हो जाएगा 15वीं शताब्दी में शुरू की गई यूरोपीय समुद्री यात्राओं ने एक महासागर को दूसरे महासागर से जोड़ने के लिए समुद्री मार्ग खोज दिए। अर्थात जो मार्ग खोजा गया, एक महासागर को दूसरी महासागर को जोड़ने के लिए समुद्री मार्ग खोज दिए। सन 1380 में ही दिशा सूचक यंत्र का निर्माण हो चुका था। इस दिशा सूचक यंत्र के माध्यम से यूरोपीय वासियों ने नए नए क्षेत्रों की ठीक ठीक जानकारी प्राप्त की। इसके अतिरिक्त यात्रा के साहित्य और विश्व वृत्तांत वे भौगोलिक पर लिखी पुस्तकों ने 15वीं शताब्दी में अमेरिका महाद्वीप के बारे में यूरोपीय वासियों को दिलों में रुचि उत्पन्न कर दी। स्पेन और पुर्तगाल के शासक इन नए क्षेत्रों की खोज के लिए धन देने का तैयार थे और ऐसा करने के लिए उनके आर्थिक, धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्य भी थे। इस प्रकार 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौ संचालन को सहायता देने वाले कारण निम्नलिखित है। इस तरह से उन्होंने 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौ संचालन को सहायता देने के कारण को बताया है। इसमें नंबर 1 है, इस तरह से हम लोग पॉइंट लिखेंगे। इसके बाद नंबर 1 में लिखेंगे, यूरोप महाद्वीपों के बहुत से लोग ऐसे जैसे पुर्तगाल एवं स्पेन के निवासी एवं उनके शासक दूसरे देशों में सोना और चांदी प्राप्त करके विश्व के सबसे अमीर लोग बनना चाहते थे। इसका कारण था कि प्लेग और युद्धों के कारण जनसंख्या में अत्यधिक कमी आई और व्यापार में मंदी आ गई। इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। इसके बाद दूसरा का पॉइंट इसका है, संसार के कुछ देशों के वासी अपने ख्याति एवं प्रसिद्धि दुनिया के लोगों के सामने रखना चाहते थे और ऐसा करने के लिए वे अनेक समुद्री यात्राओं पर निकल पड़े। इसके बाद तीसरा का पॉइंट है, यूरोप के ईसाई अधिक से अधिक लोगों को अपने धर्म में परिवर्तन करने के लिए दूर दूर के देशों की यात्रा करने को तैयार थे। धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप एशिया के साथ व्यापार में वृद्धि हुई। ऐसा समझा जाता है कि व्यापार के समांतर यूरोपीय लोगों का इन देशों में राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो जाएगा तथा वे इन गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में अपनी बस्तियां स्थापित कर लेंगे। इस प्रकार बाहरी दुनिया के लोगों को ईसाई बनाने की संभावना ने भी यूरोप के धर्म पराजयन ईसाइयों को यूरोपीय नौ संचालन कार्यों की ओर उन्मुख किया। इस तरह से हम लोग 3 पॉइंट लिखकर बता सकते हैं। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है।
क्वेश्चन है, ऐसे कौन से कारक थे जिनसे 15वीं शताब्दी में यूरोपीय नौचालन की सहायता मिली। तो चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, दक्षिण अमेरिका की खोज ने यूरोपीय उपनिवेशवाद के विकास को जन्म दिया कैसे। तो इसका आंसर हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका की खोज ने यूरोपीय उपनिवेशवाद के विकास को निम्नलिखित प्रकार से जन्म दिया। इसका नंबर 1 हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका की खोज से पुर्तगाल और स्पेन को भारी मात्रा में सोने चांदी प्राप्त हुई, जिसे देखकर फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड और इटली जैसे देश आश्चर्यचकित रह गए। फलतः ये देश भी अमेरिकी महाद्वीपों में अपनी अपनी बस्तियां बनाने के लिए प्रयास करने लगे। इस प्रकार उपनिवेशवाद और वहां का प्राकृतिक दोहन करने के दौर में विश्व के अनेक देश सम्मिलित हो गए। इसके बाद दूसरा का पॉइंट है, इस क्रम में इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा का पॉइंट देखेंगे। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। आप इस तरह से इसको बता सकते हैं कि उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद के क्या क्या परिणाम होते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा का पॉइंट हो गया, इस क्रम में स्पेन के ने मध्य और एशिया, दक्षिणी अमेरिका के अनेक हिस्सों पर तथा फ्लोरिडा एवं आधुनिक संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। पुर्तगाल ने ब्राज़ील पर अधिकार कर लिया। इंग्लैंड ने अंटार्कटिक महासागर की तटवर्ती 13 बस्तियों, कैरिबियन सागर के कुछ टापुओं तथा मध्य अमेरिका में ब्रिटेन होल्ड राव और पर अपना प्रभुत्व कायल कर दिया। अर्थात उन्होंने सब अपने अपने जगह पर कर लिया, हासिल कर लिया। हॉलैंड ने उत्तरी अमेरिका के हडसन घाटी तथा कैरिबियन के कुछ द्वीपों सहित गुयाना पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। उपनिवेशवाद की दौड़ में स्वीडन भी पीछे नहीं था। उसने भी उत्तरी अमेरिका के प्रसिद्ध घाटी दिलावर नदी के पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा का पॉइंट, अमेरिका की खोज यूरोपीय देशों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी सकारात्मक रही। इन देशों में सोने चांदी की बाढ़ सी आ गई। फलतः अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और औद्योगिकरण को काफ़ी बदलाव मिला। 1560 ईस्वी से लगभग 40 वर्ष तक सैकड़ों जहाज निरंतर दक्षिण अफ्रीका में खानों से चांदी स्पेन लाते रहे। औद्योगिकीकरण के विस्तार से यूरोपीय कारखाना द्वारा भारी मात्रा में उत्पादन किए जाने लगा, जिसे बेचने के लिए नए नए बाजारों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इससे भी उपनिवेशवाद को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। परिणाम स्वरूप विश्व के सभी समृद्ध देश उपनिवेशवाद की दौड़ में शामिल हो गए। बहुत जल्द ही अमेरिका और अफ्रीका और एशिया ने अनेक देश विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के उपनिवेश बन गए। इस तरह से हम इन लोग को पॉइंट टू पॉइंट बता सकते हैं। ये इन लोग का इसका पॉइंट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, देखिए ये हमारा क्वेश्चन 18, विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे आ जाने से वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, तुलनात्मक विवेचना कीजिए। अर्थात विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे आ जाने से वहाँ के जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में विस्तार से हमको बताना है। तो विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे आ जाने से वहाँ के जनजीवन पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े। ये देखिए आप लोग को यहाँ बताया गया है किस तरह से जन प्रभाव पड़े, उनको बारे में हम लोग यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बताए हैं। तो पहला पॉइंट हो गया, रेलवे के आ जाने से वहाँ साम्राज्यवादी राष्ट्रों के कारखानों के लिए कच्चे माल और खाद्य सामग्री की आपूर्ति
लगी, वहीं गुलाम देशों का इन साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा और भी अधिक शोषण किए जाने लगा। फलतः उसकी अर्थव्यवस्था एकदम चरमरा गई। पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद दूसरा का पॉइंट, रेलवे के विकास के कारण यहाँ साम्राज्यवादी देशों के लोग धनवान होते गए, वहीं पर उनके कारण उपनिवेश देशों की जनता बेकार और गरीबी होती चली गई। इसके बाद हम लोग इसका ये दूसरा का पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट हम लोग यहाँ देखें कि इनके द्वारा अधिक शोषण किए जाने लगा, जबकि दूसरा का पॉइंट में बताया गया। इसके बाद तीसरा का पॉइंट है, रेलवे के विकास के फलस्वरूप साम्राज्यवादी शक्तियों को विशेष रूप से लाभ मिला, क्योंकि उनका तैयार माल तेजी से अपने औपनिवेशिक क्षेत्रों में पहुंचने लगा और उन्हें अधिकाधिक लाभ मिलने लगा। किंतु उसके फलस्वरूप औपनिवेशिक राष्ट्रों के ऊपर बहुत दुष्प्रभाव पड़ा। वहाँ पर निर्धनता, शोषण एवं भूखमरी चारों तरफ फैल गई। इस तरह से रेलवे के फलस्वरूप होने वाले परिणाम है, जिसके कारण राष्ट्रों के ऊपरी बहुत दुष्प्रभाव पड़ा। वहाँ पर निर्धनता, शोषण और भूखमरी चारों तरफ फैल गए। ये हमारा तीसरा का पॉइंट हो गया। इसके बाद हम लोग आगे वाला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा चौथा पॉइंट, कह रहा है रेलवे का विकास खासकर साम्राज्यवादी विकास शक्तियों के लिए लाभप्रद रहा, क्योंकि इससे उन्हें कच्चे माल को ले जाने और तैयार माल को अपने अधीन राष्ट्रों में खपत करने का पूरा अवसर मिलने लगा। औपनिवेशिक राष्ट्रों में रेलवे का निर्माण साम्राज्यवादी शक्तियों ने अपने हिस्सों की पूर्ति के लिए किया था। इस तरह से हम लोग चौथा पॉइंट को लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा पॉइंट नंबर 5 में है, पांचवा पॉइंट कह रहा है साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा स्वतंत्र किए जाने पर अब रेलवे के विकास का लाभ उन राष्ट्रों को मिलने लगा जो सदियों से उसके लाभों से वंचित किए गए थे। अब उन राष्ट्रों को सरकारों को रेलवे से अधिक आय हो रही थी। इस तरह से हम लोग पांचवा पॉइंट को लिखेंगे। इसके बाद इसका छठा पॉइंट है, रेलवे के निर्माण से साम्राज्यवादी देशों ने बाहरी आक्रमणों तथा आंतरिक विद्रोहों को सुगमता से मुकाबला किया। इसका कारण यह था कि फौजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता था, जबकि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत आंदोलनकारियों के विकास का प्रवृत्ति किया था। इसके बाद सातवां पॉइंट है, भारत जैसे औपनिवेशिक राष्ट्र के लिए रेलवे का बड़ा ही महत्व है। इसका सहायता से देश के राजनीतिक चेतना जगी। अब उपनिवेशों के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के मध्य विचारों का संचार आसानी से होने लगा था, जबकि यह संचार उपनिवेशवाद के लिए घातक था। इस तरह से हम लोग पॉइंट टू पॉइंट लिख सकते हैं। इसमें मैंने आपको 7 पॉइंट दिए हैं, इनमें से आप 4 या 5 पॉइंट लिखेंगे तभी आपको 5 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये हमारा जिसे देख रहे हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन आंसर है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, जापान के विकास के साथ साथ वहाँ के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह बदलाव आए। तो यहाँ देखिए आंसर हो जाएगा, जापान का एक आधुनिक समाज में बदलाव रोज़ाना की ज़िंदगी में आए परिवर्तन में भी देखा जा सकता है। परिवार व्यवस्था में कई पीढ़ियाँ परिवार के मुखिया के नियंत्रण में रहती थी, लेकिन जैसे जैसे लोग
समृद्धि एवं संपन्न हुए परिवार के संदर्भ में नए नए विचार फैलने लगे। नया घर, जिसे जापानी अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करते हुए होम कहते हैं, का संबंध मूल्य परिवार से था, जहां पति पत्नी के साथ रहकर कमाते थे और घर बसाते थे। पारिवारिक जीवन की इस नई समझ ने नए तरह के घरेलू उत्पादों एवं नए किस्म के पारिवारिक मनोरंजन और नए प्रकार की मांग पैदा की। 1920 के दशक में निर्माण कंपनियों द्वारा शुरू में 200 येन के लेने के बाद लगातार 10 साल के लिए 15 येन प्रति माह की किस्तों पर लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध कराए गए। यह एक ऐसी समय में जब बैंक कर्मचारी की मासिक आय 40 येन प्रति माह थी। जापान के विकास के साथ साथ नवीन घरेलू उत्पादों जैसे करकर, टोस्टर आदि का प्रयोग होने लगा। आधुनिक प्रसार ने नवीन मध्य वर्गीय परिवारों को प्रभावित किया। टर्मों के आने से आवागमन की गतिविधियां आसान हो गई। मनोरंजन के नए नए साधनों का आविष्कार हुआ। 1899 ईस्वी में फिल्मों का निर्माण होने लगा। सन 1925 ईस्वी में पहला रेडियो स्टेशन खोला गया। इसके बाद तो दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करना नहीं भूलेंगे। और हाँ, इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। आप इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को देखने के लिए प्रेरित करें।